बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज का हमारे पास टॉपिक सिंपल पेंडुलम। आज से पहले ये टॉपिक हम क्लास 10 में पढ़ चुके थे। इससे पिछला टॉपिक जो हमारे पास था, हमने फेज पढ़ा और फेज का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ ली थी। और आज का हमारे पास टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। बहुत ईजी सा टॉपिक। आज से पहले ये टॉपिक क्लास 10 में भी पढ़ा जा चुका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जरा बात पे इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिख लें, फिर इसके बारे में समझाते हैं। A small heavy mass attached to a weightless and inextensible string fixed at its upper point। क्या कहता है? A small heavy mass attached to a weightless and inextensible string fixed at upper its point। ये क्लास 10 का टॉपिक भी है। अगर क्लास 10 की किसी को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो गौर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है, कहता है अ स्मॉल हैवी मैस। ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, मेरी बात पे गौर करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये रस्सी लगी हुई है, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग बिल्कुल क्या है? वेटलेस। उसका जो आप इसके नीचे जो वजन लटकाएंगे, जो आप इसके नीचे बॉब लटकाएंगे, जो आप इसके नीचे मेस लटकाएंगे, उसकी बनिस्बत इसका वजन कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये जो आपने धागा, जिस धागे से आपने मेस को बांधा है, लटकाया है, वो धागा मेस के निस्बत बहुत छोटा है, उसका वजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। अब आपने इस रस्सी के साथ जब वो मेस आपने लटकाया ना, इस रस्सी में एक बात वो लिख रहा है, रस्सी वेटलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, उसमें चिकाव नहीं आ सकता कि आप अगर उसको खींचे तो वो बड़ी हो जाए। नहीं, अगर वो रस्सी फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की है, उसको जितना खींचो उसमें 5 सेंटीमीटर, वो रबर नहीं होनी चाहिए, वो प्लास्टिक बैंड नहीं होना चाहिए कि या स्ट्रेच करने से वो खुल जाए या कंट्रैक्ट करो या आप उसको रिलैक्स करो। नहीं, वो एक ऐसा धागा होना चाहिए जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स ना हो सके, उसमें खिंचाव ना पड़ सके। समझ आ रही बात? ये लाजमी शर्त है पेंडुलम के लिए। पेंडुलम के लिए शर्त है कि उसमें खिंचाव ना पड़े। मेरी बात समझना, बस ये पॉइंट समझ लो तो यहां से बात आपको सारी समझ। ये रस्सी से मैंने पॉइंट बांध लिया, ठीक है। इस पॉइंट का जो इस रस्सी की लेंथ है ना, वो क्या है? एल। ये आपके पास में से इसको मैं किसका नाम देता हूँ? स्मॉल एम का। ये छोटा बॉब लटकाया है, वजन लटकाया हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है ना, ये पोजीशन है ओ। कौन सी पोजीशन है? ओ। इस पोजीशन का नाम क्या है? मीन पोजीशन। घड़ी के नीचे पेंडुलम लटका हुआ है ऐसे, बिल्कुल अभी इस पोजीशन पे मौजूद है। मेरी बात, मेरी हाथ की तरफ देखेंगे, बात सारी समझ आ जाएगी। अभी पेंडुलम घड़ी को आपने ना तो फोर्स दी है, ना आप उसकी घड़ी के बीच में, मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं कि उसमें सेल मौजूद ही नहीं है, उसको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रही। पेंडुलम बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे खड़ा हुआ है। या आप झूले पे जाके बैठते हैं, आपको जब तक कोई धक्का नहीं देगा, आप वो झूला सीसा जो आपने देखा हुआ है ना, आगे पीछे तो नहीं हो सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के। इसी तरह पेंडुलम यहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल इस पोजीशन पे। मैंने इस पेंडुलम को यहाँ से ऐसे प्रेस किया, मैंने फोर्स लगाई। मैंने बताया था कि जो फोर्स लगाई जाती है, इसका फोर्स का क्या नाम है? अप्लाइड फोर्स। और आगे से ये क्या आप करके खा ले, जब यहाँ जाएगा तो वापस यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशंस करेगा अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। अपनी फिक्स पोजीशन पे बॉडी इधर उधर घूमेगी। समझ आ रही है बात की? अब मैं क्या करूंगा? मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। सुनिएगा, मेरी बात पे गौर करना है। ये पोजीशन आपके पास क्या है? ये पोजीशन ओ है, बॉडी अभी ओ पोजीशन पे मौजूद है। मैंने इसको फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स लगाई मैंने, तो बॉडी अपनी एक अलग पोजीशन पे आ गई। यहाँ पे कहाँ पे आ गई? जैसे में आप झूले पे बैठे हो तो आपको कोई झूले धक्का देता है, ऐसे लेके जाता है, यहाँ लाके छोड़ता है, पीछे से हटता है झूला, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे ही जाता है ना। तो इसी तरह मैंने इसको फोर्स लगा के यहाँ पे लाके छोड़ा, वो अब वापस आएगा। वो वापस आने का बिहेवियर बात क्या है? अभी जब रस्सी यहाँ पे लटकी हुई है ना, रस्सी के नीचे मैस अटैच हुआ हुआ है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टेंशन है ना,
टेंशन किसके इक्वल है? वेट के। अभी रस्सी में छिकाव क्यों आया हुआ है? किसकी वजह से छिकाव है? उसके वजन की वजह से। जो नीचे आपने बॉब लटकाया है, फॉर एग्जांपल 5 किलो का वजन आपने लटकाया हुआ रस्सी के साथ, और रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी आपके पास वेटलेस है, उसके साथ आपने 5 किलो का बॉब लटकाया हुआ है, आपने 5 किलो का मेस लटकाया हुआ है, और उसमें अब खिंचाव है, टेंशन पैदा हो गई है, और टेंशन किसके इक्वल हो गई है? वेट के। और वेट आपके पास किसके इक्वल होता है? इस चीज को मानते हैं ना, वेट किसके इक्वल है? mg के। अभी यहां पे बॉडी में टेंशन मौजूद है। अब जैसे ही मैंने बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स दी, अभी सुनिएगा, इसकी जो ग्रेविटी की, जो इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है, उसकी पोजीशन उसकी डायरेक्शन कहां पे? डाउनवर्ड। अब जब मैंने फोर्स लगा के इसको यहां लगाया ना, बॉब ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, लेकिन अब जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ये जो अब इस पे टेंशन है, वो टूवर्ड डाउन नहीं रहेगी, उसकी जो पोजीशन है। अब आप मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। मैस आपके पास ये लटका हुआ है, आपकी जो पहले जो आपके पास टेंशन की वैल्यू थी वो किसकी इक्वल थी? वेट की, और वेट इक्वल था mg के। लेकिन अब ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। अब इस वेट को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट में इसके अल्टरनेट ले लेता हूं यहां पे, और एक कंपोनेंट में यहां पे ले लेता हूं ये डॉटेड लाइन में। ये क्यों लिया जाता है? आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपने पढ़ा, यहां पे था थीटा, यहां था एफ, ऐसे ही था, यहां था, ये आपके पास बेस थी, और बेस पे क्या था? एफ कॉस, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, याद है आपको? और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन ऑफ, ऐसे ही है। मैंने इस वेट को, जब इस वेट को मैंने यहां से धक्का दिया, ये इधर पहुंचा, अब इस वेट के जो वेट के कंपोनेंट्स है ना, वो टूट गए। उसकी डायरेक्शन अब यहाँ पे वेट की जो ग्रेविटी थी सिर्फ डाउनवर्ड एक्ट नहीं कर रही थी, इसके डायरेक्शन, इसको जब मैंने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने का मतलब ये पोजीशन ओ थी, इस पोजीशन का नाम कर देता हूं मैं ए। जब बॉडी ओ से लेकर ए पोजीशन पे पहुंची, यहाँ पे जाके वो खड़ी तो नहीं हो सकेगी ना, यहाँ पे जाके जब मैंने इसको धक्का दे के यहाँ पहुंचाया, ये यहाँ पे खड़ी नहीं होगी, ये कुछ देर के लिए यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, स्टेबल कर नहीं पाएगी, और बॉडी फिर निकल के यहाँ पे आ जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे नहीं रुक पाएगी, फिर यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे नहीं रुक पाएगी, करते 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 एक वक्त आएगा अपने पॉइंट पे आके दोबारा जो इसका मीन पोजीशन है, उसी मीन पोजीशन पे आके ये। अब इसी तरह इसका जो वेट था, अभी वेट इसकी डायरेक्शन किस साइड पे थी? डाउनवर्ड। अभी वेट की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, लेकिन जब डिस्प्लेस करके मैंने पॉइंट नंबर ए पे पहुंचाई, अब इसकी वेट की डायरेक्शन, वेट के कंपोनेंट टूट गए। एक वेट का कंपोनेंट आपके पास, अच्छा एक चीज याद रखना, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, या जो इसको डिस्प्लेस किया जाता है पेंडुलम को, ये बहुत शॉर्टेस्ट एंगल पे किया जाता है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे लटकाया हो तो इसको मैं यहाँ पे जाके छोड़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल शॉर्ट एंगल पे डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। शॉर्ट एंगल से मुराद 2 डिग्री का एंगल, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इतने छोटे छोटे एंगल्स पे ये आगे पीछे जा रहा होता है पेंडुलम। घड़ी की पेंडुलम लटका आपने देखा होगा ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि पेंडुलम वो उधर जा रहा है, ऊपर जाके बज रहा है, उधर बज रहा है, नहीं, एक शॉर्ट एंगल पे, बहुत छोटे एंगल पे पेंडुलम डिस्प्लेस हो रहा होता है, ऐसे ही है। अब जब ये शॉर्ट एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? इधर इधर सुनना मेरी बात, कहानी खत्म हो रही है। यहाँ क्या मौजूद है? थीटा। थीटा आपके पास क्या होता है? एंगल। इतने शॉर्ट एंगल से डिस्प्लेस हो रहा था। ये जो इंटरनल एंगल था, आपने मैथ में एक थ्योरम पढ़ा, आपने कहा था कि जो इंटरनल एंगल होता है ट्रायंगल के बीच का, वो एक्सटर्नल एंगल के किसके इक्वल होता है? बराबर। इंटरनल एंगल किसके बराबर होता है? हमेशा एक्सटर्नल एंगल के। इसका मतलब, अब सुनना, अब आपने ये एंगल तो बना दिया, अब आपको ये समझ नहीं आ रही भाई साहब इसमें वाई कंपोनेंट कौन सा और एक्स कंपोनेंट कौन सा है, तो फिर हम मदद लेंगे किससे? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से। थीटा के सामने हमेशा कौन सा होता है? मतलब वाई कंपोनेंट होता है, और थीटा के साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? एक्स कंपोनेंट। बेस आपके पास, आपको पता है कौन सा कंपोनेंट होता है? एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब है थीटा के साथ जुड़ा हुआ जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? एफ कॉज ऑफ थीटा। और जिसके साथ थीटा के साथ, जो थीटा के बिल्कुल सामने होगा, ये बेसिकली यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको बनाया किस जगह पे? इधर। ये अब कौन सा आपके पास होगा? एफ साइन ऑफ। ये डायग्राम समझानी थी, डेरिवेशन 2 मिनट की है। अगर मैं डायग्राम समझा सका हूं, मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ गई है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की मदद से बॉडी यहां पे पहुंची,
वेट इसका अब दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं रही है। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ना होने की वजह से वेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक्स कंपोनेंट में भी तोड़ा और वाई कंपोनेंट में भी तोड़ा, और तोड़ के फिर हमसे सवाल हुआ कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स कंपोनेंट कौन सा है, वाई कंपोनेंट कौन सा है। हमने कहा सर थीटा के सामने हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट, और थीटा के साथ हमेशा कौन सा होता है, एक्स कंपोनेंट। तो आपने पूछा सर थीटा कैसे पता लगेगा, मैंने कहा सर इंटरनल थीटा और एक्सटर्नल थीटा आपस में बराबर होता है। आपने कहा सर आपकी बात मान लेते हैं, थीटा के साथ फिर इसका मतलब है कि ये वाला कॉस थीटा है और ये वाला आपके पास क्या है। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम डेरिवेशन पे आते हैं और अपनी कहानी खत्म करेंगे। मैंने कहा जो एफ अप्लाइड जो फोर्स है ना, वो किसके इक्वल होती है, एफ आर का क्या मतलब है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर में पेंडुलम यहां था, मैंने बॉडी को यहां पे लाके छोड़ा, मैंने इसमें फोर्स को रिस्टोर किया, पढ़ा के आया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बॉडी वापस यहां नहीं रुकेगी, यहां से यहां पे आएगी फिर यहां जाएगी। तो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स के नेगेटिव के इक्वल होती है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा, न्यूटन ने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन, बॉल दीवार पे मारे बाउंस बैक होके वापस आता है, आपका एक्शन ये है, दीवार का रिएक्शन माइनस में आएगा, इसलिए एफ अप्लाइड किसकी इक्वल होगी, माइनस रिटार्डिंग फोर्स के या रिस्टोरिंग फोर्स के। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं, आपको इस बात पे एतराज नहीं होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, ये बेसिकली किसके इक्वल हो गया, फोर्स। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। यहां तक बातें लिखें, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस एफ आर विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अच्छा बच्चे, इसके बाद जरा गौर कीजिएगा इधर, मैंने कहा कि थीटा की डिस्प्लेसमेंट मैंने थीटा इतना कम लेके जाना है कि जो साइन थीटा है ना, वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो, थीटा के, इतना कम है, मतलब वो 1 डिग्री। अब थीटा की और साइन 1 डिग्री की वैल्यू लो तो तकरीबन बराबर बराबर आती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू लो तो बराबर बराबर ही। मैंने कहा कि थीटा मैंने इतना छोटा लेना है कि वो साइन थीटा मतलब एंगल मैंने इतना कम लेना है कि वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाए, थीटा के, वो किसके इक्वल हो जाए। ये डेरिवेशन स्टार्ट होगी बच्चे। तो अगर इसकी जगह मैं लिख लूँ एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, साइन थीटा की जगह क्या लिख लूंगा मैं, थीटा। साइन थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा बच्चे, यहां तक कोई मसला। डेरिवेशन में आपको पढ़ा के आए थे क्लास फर्स्ट में भी आपने पढ़ा, एस इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, और यहां से अगर मैं थीटा निकालू तो थीटा किसकी इक्वल हो जाता है, एस ओवर। मेरी बात पे गौर करना, अब यहाँ पे एस और आर क्या चीज है। एस बेसिकली आपके पास बॉडी यहां थी, पहले बॉडी यहां थी, यहां से यहां पहुंची, ठीक है, जब यहां से यहां पहुंची तो वो कंपोनेंट्स में क्या होगी, रिजॉल्व होगी, एक उसका एक्स कंपोनेंट आ गया और एक उसका वाई कंपोनेंट आ गया। एस बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एस को मैं क्या लिख लूंगा, एक्स, एस को क्या लिखूंगा, एक्स, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस होके गई है, और आर को मैं क्या लिख लूंगा, बॉडी की लेंथ, एल, रेडियस की जगह क्या मैं डाल दूंगा, एल। तो अब इसको मैं चेंज करूंगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ओवर, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा किसके इक्वल होता है, एस ओवर आर के। एस बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और आर क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ है जितना वो पूरा पेंडुलम मौजूद है। समझ आ गई बात की। अब मेरी बात पे गौर करेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 का दे देना है। यहां से आगे डेरिवेशन को लेके चलते हैं, डेरिवेशन खत्म होने जा रही है, गौर करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हमें न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने कहा एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स किसकी इक्वल होती है, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी क्या होंगी, सेम। तो एम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम ए इज इक्वल टू माइनस जी, ये आ जाएगा एक्स ओवर एल के, ये एम और इस एम से कैंसिल, तो ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ऐसे ही है, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। जी आपके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी किसकी, पेंडुलम की, वो कांस्टेंट ही रहेगी, बॉडी यहाँ पे लटकी हो ग्रेविटी उतनी एक्ट कर रही है, बॉडी वहां जाए ग्रेविटी उतनी ही, ग्रेविटी जमीन पे क्या है 9.8 ही है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम यहाँ से वहां पहुंचेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, लेंथ तो सेम रहेगी। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट, दैट मींस कि एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेशन किसके इक्वल है,
और सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्त है कि एक्सेलेरेशन किसके डायरेक्टेड होनी चाहिए, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगी। समझ आ गई बात की। अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा आवर। पढ़ा क्या आया था, एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मैंने टी फाइंड आउट करना है, टी सामने चला जाएगा, टी इज इक्वल टू थीटा आवर ओमेगा एंड टी इज इक्वल टू थीटा। थीटा बेसिकली क्या है, बॉडी का पूरा एक सर्कुलर टर्न, और बॉडी सर्कुलर टर्न कितना लेती है, 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो टी इज इक्वल टू थीटा की जगह 2 पाई आवर ओमेगा, 2 पाई आवर। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब ओमेगा क्या है, मैंने ओमेगा फाइंड आउट करना है, मेरी बात पे गौर करना। ये मैंने इक्वेशन निकाली हुई है क्या, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन निकाल के आया था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स। पढ़ी थी इक्वेशन, याद है आपको। दिस इज इक्वेशन नंबर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ए सेम है, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स। माइनस माइनस कट जाता है और एक्स एक्स आपके पास कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, जी ओवर एल के, और ओमेगा किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ जी ओवर। ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दी बच्चे, ओमेगा किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। तो टाइम पीरियड वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करूं, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की जगह अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, इसको उल्टा दूंगा, अंडर रूट एल ओवर जी। दिस इज द टाइम ऑफ द पेंडुलम विच हैव बीन फाइंड। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें आपको समझ आई हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।